चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाले पुस्तक के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है सामाजिक आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यालय कर्मी अपने काम पर 5 या 6 दिन ही जाते हैं और तथा सप्ताह में विश्राम भी करते हैं और फिर भी छुट्टी वाले दिन आराम करने वाले व्यक्तियों में से बहुत थोड़े लोगों ही इस बात का अभ्यास करते हैं कि यह छुट्टी का दिन मजदूरों के एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। अगर कार्य दिवस का 8 घंटे से अधिक न होना और पुरुषों तथा महिलाओं को सामान्य कार्य के लिए समान मजदूरी दिया जाना तथा मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन के अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही प्राप्त किए गए थे। और सामाजिक आंदोलन ने उस विश्व को जो एक आकार दिया है और जिसमें हम रहते हैं और ये निरंतर ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे एक बॉक्स में देखें मतदान का अधिकार के बारे में, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अथवा प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए एक प्रमुख अधिकारों में से एक है। और इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा शासित नहीं हो सकते। यह अधिकार औपनिवेशिक शासन के दिनों में मौलिक रूप से भिन्न है, जब व्यक्तियों को ब्रिटिश राज सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले औपनिवेशिक अधिकारियों के समक्ष झुकना पड़ा था। और हालांकि ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित था। उसके बाद चार्टवाद यानी चार्टरिज्म इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। सन 1839 में 12.50 लाख से अधिक व्यक्तियों ने जन चार्ट यानी पीपुल्स चार्ट पर हस्ताक्षर करके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतपत्र द्वारा मतदान तथा संपत्तिहीन होने पर भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार की मांग की। सन 1842 में उक्त आंदोलन में 3,25,000 हस्ताक्षर एकत्रित किए गए, जो एक छोटे देश के लिए बहुत बड़ी संख्या थी। और फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही सन 1918 में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहितों और गृह स्वामिनियों तथा विश्वविद्यालयों की स्नातक महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला। अब जब सफ्रागेट्स यानी महिलाएं आंदोलनकारियों ने इन सभी वयस्क महिलाओं के लिए मताधिकार का मामला उठा तो उनका कारा विरोध हुआ तथा उनका आंदोलन निर्ममता से कुचल भी दिया गया था। और हम प्राय यह मान लेते हैं कि जिन अधिकारों को हम उपभोग करते हैं वे ही प्राप्त हो गए हैं और उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। और पूर्व के इस संघर्ष का स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे ये अधिकार हमें मिलने संभव हुए हैं। आपने 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन, जाति तथा लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जिससे हमें औपनिवेशिक राज्य में 1947 में स्वतंत्रता मिली उसके बारे में पढ़ा है। और आप विश्व भर के अनेक राष्ट्रवादी आंदोलन से भी परिचित हैं, जिसने एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। और विश्व भर में समाजवादी आंदोलन ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 तथा 1960 के दशकों में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में भेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदल डाला। और सामाजिक आंदोलन न केवल समाजों को बदलते हैं बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को भी प्रेरणा देते हैं। और सामाजिक परिवर्तन लाने में भारतीय संविधान की भूमिका भी कहानी को हमने अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं और यही संकेत देते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं सामाजिक आंदोलन के लक्षण के बारे में। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है और ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती है तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती है। स्वतः स्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। सामाजिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक है। इस संगठन में नेतृत्व तथा संचार होती है, जिसमें सदस्यों का पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उनका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में
भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में भी समानता होती है और सामाजिक आंदोलन में एक समान अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। ये विशिष्ट लक्षण अस्थायी नहीं होते, ये सामाजिक आंदोलन की जीवन अवधि में भी बदल सकते हैं। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। और ऐसे ही अन्य मुद्दे के बारे में सोचिए जिन्हें सामाजिक आंदोलनों ने पूर्व तथा वर्तमान में उठाया हो। जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। और ऐसे प्रतिरोधी आंदोलन के कई उदाहरण हैं, जिससे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तथा ब्रह्म समाज की स्थापना तो सती प्रथा के प्रतिरक्षकों ने धर्म सभा स्थापित की तथा अंग्रेजों को और सती के विरुद्ध कानून बनाने के लिए याचिका दी। जब सुधारवादियों ने बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग की तो बहुत से लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह समाज के लिए विनाशकारी होगा। जबकि सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। और जब यथाकथित निम्न जाति के बच्चों ने स्कूल में नाम लिखवाया तो कुछ तथाकथित उच्च जाति के बच्चों को उनके परिवारों द्वारा स्कूल में से निकाल लिया गया और किसान आंदोलन को भी प्रायः क्रूरता से दबाया गया। और हाल ही में हमारे देश में पूर्व में बहिष्कृत समूह जैसे कि दलितों के सामाजिक आंदोलन से उनके विरुद्ध बदले की कार्यवाही का उदय हुआ। और इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लेने का प्रस्ताव से उनका विरोध करने वाले प्रतिरोधी आंदोलन का जन्म हुआ। सामाजिक आंदोलन आसानी से समाज को नहीं बदल सकते, क्योंकि यह संरक्षित हितों तथा मूल्यों दोनों के विरुद्ध होते हैं और इसलिए इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ समय के बाद परिवर्तन हो भी जाते हैं और उसके बाद जहां विरोध सामूहिक गतिविधियों का सर्वाधिक मूर्त रूप है, वहीं सामाजिक आंदोलन समान रूप से महत्वपूर्ण अन्य तरीके से भी कार्य करता है। और सामाजिक आंदोलनकारी लोगों को उनसे संबंधित मुद्दों पर भी प्रेरित करने के लिए सभाएं करते हैं और ऐसी गतिविधियां साझा सोच में सहायक होती है और तथा सामूहिक एजेंडा को आगे बढ़ने में भी स्वीकृति की भावना अथवा आम सहमति के लिए लोगों को तैयार करवाती है। सामाजिक आंदोलन प्रचार योजनाएं भी बनाते हैं, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने वाले, संचार और जनमत तैयार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होते हैं। अध्याय 3 में इस विषय पर की गई चर्चा को याद कर सकते हैं आप। और सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को भी विकसित करता है, जैसे मोमबत्ती या मशाल जुलूस और काले कपड़े का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नुक्कड़ नाटक के जरिए भी आंदोलन किया जाता है। उसके बाद गीत हो गया, कविता इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। और गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह तथा चरखे के प्रयोग जैसे तरीकों को अपनाया था और विरोध के नए तरीके जैसे कि धरना तथा नमक के उत्पादन पर औपनिवेशिक प्रतिबंध की अवहेलना का स्मरण करना इत्यादि है। और सत्याग्रह की थोड़ा एक झांकी देख ले तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विदेशी सत्ता तथा पूंजी का मिल सामाजिक विरोध का केंद्र बिंदु था। और महात्मा गांधी ने भारत में कपास उगाने वाले तथा बुनकरों की जीविका जो सरकार की मिल में तैयार कपड़ों की तरफदारी करने की नीति से नष्ट हो गई थी, और उसके समर्थन में हाथ से कत्ता तथा बुना वस्त्र खादी पहनकर नमक बनाने के लिए बहुचर्चित दांडी यात्रा, अंग्रेजी की कर नीतियों जिसमें उपभोग की मूलभूत सामग्रियों को उपभोक्ताओं पर साम्राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत अधिक भार डाला गया था और इसके खिलाफ एक विरोध भी था। गांधी जी ने प्रतिदिन के जन उपभोग के जैसे कपड़े और नमक को चुना और उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक भी बनाया था। जैसे गांधी जी नमक कानून तोड़ते हुए 1930 का यहाँ तस्वीर दिखाता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग के रूप में अपना प्रतिरोध दिखाते हुए नमक कानून तोड़ा। और साथ ही दिए गए चित्र में भी महिलाओं को भी इसमें दिखाया गया है कि महिलाओं ने ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर देखें। सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन निरंतर रूप
रूप से आगे बढ़ता है और सामाजिक परिवर्तन की बृहद ऐतिहासिक प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देश होती है और इसे लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती है। अध्याय 2 में हमने देखा कि हम संस्कृतिकरण तथा पाश्चीकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयासों को सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखा था। उसके बाद समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन में देखें, पहले सामाजिक आंदोलन का अध्याय समाजशास्त्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में जाने तो प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विषय सामाजिक आंदोलन में रुचि लेता रहा है। फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए और अनेक सामाजिक आंदोलनों की एक हिंसात्मक परिणति थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विरुद्ध बहुत से सामाजिक उतार चढ़ाव हुए और हमने क्लास 11 वाले NCERT के पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में देखा था कि परिचय में समाजशास्त्र के उदय पर हमारी चर्चा भी हुई थी। उसमें और गांवों में, नगरों में काम की तलाश में आए गरीब मजदूरों तथा कारीगरों ने उन अमानवीय जीवन स्थिति का विरोध भी किया था, उसमें जिसमें रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इंग्लैंड के खाद्य दंगों जैसे या फूड राइट्स को प्रायः सरकार ने दबाया। कुलीन वर्ग द्वारा इन विरोधों को स्थापित व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियों के रूप में भी देखा जाता था। सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उनकी चिंता समाजशास्त्रीय एमिल दुर्खाइम की रचनाओं में प्रतिबिंबित हुई थी और दुर्खाइम द्वारा समाज में श्रम के विभाजन और धार्मिक जीवन के प्रकार यहाँ तक कि आत्महत्या आदि विषयक लेख उसकी चिंता को भी प्रतिबिंबित किया था अपनी पुस्तक में कि कैसे सामाजिक संरचना सामाजिक एकीकरण को संभव बनाती है और सामाजिक आंदोलनों को अव्यवस्था फैलाने वाले शक्तियों के रूप में भी देखा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। E.P. थॉमसन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, उसके बजाय उनमें से नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में उनमें से उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ होती है और उनके शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्रायः सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। उसके बाद सामाजिक आंदोलन के प्रकार में देखें, वर्गीकरण का एक प्रकार या उसके बाद सुधारवादी, इसमें उसके बाद प्रतिदानात्मक और क्रांतिकारी के बारे में देखें तो सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं और उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत भी किया जा सकता है, जैसे कि प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरकारी और सुधारवादी और क्रांतिकारी। प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्ति चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। सन 1960 के दशक में भारत के राज्यों द्वारा भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा हाल के सूचना के अधिकार का अभियान सुधारवादी आंदोलनों के उदाहरण है और क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के अमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्राय राज्य सत्ता पर अधिकार के द्वारा। उसके बाद रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार को अपदस्थ्य करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की तथा भारत में नक्सली आंदोलन को जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते थे और उसकी क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में व्याख्यात की जा सकती है। क्या आप इन सामाजिक आंदोलनों के ऊपर दी गई श्रेणियों का आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, या जब आप सामाजिक आंदोलन को इस प्रारूप के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आंदोलनों में प्रतिदानात्मक और सुधारवादी तथा क्रांतिकारी तत्व एक साथ मिले होते हैं, अथवा एक सामाजिक आंदोलन की अभिमुखता समय के साथ इस
प्रकार बदलती है कि प्रारंभ में वह उदाहरणार्थ क्रांतिकारी उद्देश्य वाला हो और फिर सुधारवादी बन जाए, और एक आंदोलन जन गतिशीलता तथा सामूहिक विरोध की अवस्था में प्रारंभ होकर अधिक संस्थानात्मक बन जाए, और समाज वैज्ञानिक जो सामाजिक आंदोलनों के जीवन चक्रों का अध्ययन करते हैं इसे सामाजिक आंदोलन संगठनों की ओर अग्रसर होने की एक चेष्टा मानते हैं। और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार देखा और वर्गीकृत किया जाता है यह सदैव निरूपण का विषय रहा है। यह भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए 1857 में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के लिए गदर अथवा विरोध हुआ था वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। गदर आंदोलन और गदर वैध सत्ता यानी ब्रिटिश राज के विरोध तथा अवज्ञा की कार्यवाही थी, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ब्रिटिश राज्य की वैधानिकता को ही चुनौती थी। यह दिखाता है कि लोग कैसे सामाजिक आंदोलन को भिन्न अर्थ देते हैं और नए सामाजिक आंदोलन की पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्नता के बारे में देखें तो पूंजीवादी पश्चिम में कामगार वर्ग के आंदोलन राज्य से बेहतर वेतन, बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। और यह वह काल थी जब सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाजों की स्थापना कर रहे थे, और पुराने सामाजिक आंदोलनों ने शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रित लक्ष्य के रूप में स्पष्ट देखा। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, और चीन की साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। और आज कुछ लोग मानते हैं कि मजदूर संघों तथा कामगारों के दलों द्वारा चलाए गए वर्ग आधारित राजनीतिक कार्यवाही पतनोन्मुखी है, और दूसरे लोग तर्क देते हैं कि धनी पश्चिम में कल्याणकारी राज्य के कारण वर्ग आधारित शोषण तथा असमानता जैसे मुद्दे केंद्रीय चिंता का विषय नहीं रहे। और अतः नए सामाजिक आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में न होकर जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण के बारे में है। और पुराने सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी, और राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलन की भरमार को लोगों को संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष का कारण मानते थे। और कोठारी तर्क देते हैं कि राज्य की संस्थाओं पर अभिजात लोगों का अधिकार हो गया है, और इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रतिनिधित्व गरीबों द्वारा अपनी सुनवाई करवाने का एक प्रभावशाली तरीका नहीं रह गया है, और उसके बाद औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था से छूट गए, और व्यक्ति सामाजिक आंदोलन अथवा गैर दलीय राजनीतिक संगठन में सम्मिलित हो गए ताकि वे राज्य पर बाहर से दबाव डाल सके। आज नागरिक समाज की विस्तृत परिभाषा राजनीतिक दलों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व वाले दोनों पुराने सामाजिक आंदोलन तथा नए गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के समूहों, उसके बाद पर्यावरण के समूहों तथा जनजातीय आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग की जाती है। जब आप भारत में सामाजिक बदलाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं और आप इस बात से अवश्य प्रभावित होते हैं कि भूमंडलीकरण, उद्योग, कृषि, संस्कृति तथा संचार या मीडिया के क्षेत्र में लोगों के जीवन का पुनर्गठन कर रहा है। और प्राय फर्में यानी कंपनियां परराष्ट्रीय होती है और अक्सर उन पर कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती है जो विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पर्यावरणीय युद्ध के भय की प्रकृति को भी भूमंडलीय होती है, और इसीलिए यह आश्चर्यचकित नहीं है कि बहुत से नए सामाजिक आंदोलन विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय होती है। हालांकि जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि पुराने तथा नए आंदोलन नए मैत्री संगठनों जैसे विश्व सामाजिक फोरम और जो कि भूमंडलीकरण के संकटों के मुद्दे उठाते हैं उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। और नए सामाजिक आंदोलन आर्थिक असमानता के पुराने मुद्दे के बारे में नहीं है और न ही ये वर्गीय आधार पर संगठित है। पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंता तथा अभिलाषाएं सामाजिक आंदोलन की रचना करने की आवश्यक तत्व है तथा इनकी उत्पत्ति वर्ग आधारित असमानता में ढूंढना कठिन है। प्रायः ये सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं के आर पार के
आर पार से भागीदारी को एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के आंदोलन में नगरीय, मध्यवर्गीय, महिलावादी तथा गरीब कृषक महिलाएं सभी शामिल होती है और पृथक राज्य के दर्जों की मांग करने वाले क्षेत्रीय आंदोलन व्यक्तियों के ऐसे विभिन्न समूहों को अपने साथ शामिल करते हैं जो एक जातीय वर्ग की पहचान नहीं रखते। असामाजिक आंदोलन में सामाजिक असमानता के प्रश्न दूसरे समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ शामिल हो जाते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक पारिस्थितिकी आंदोलन के बारे में देखें तो आधुनिक काल के आधार पर भारत में सर्वाधिक जोर विकास पर दिया गया और दशकों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग तथा विकास के ऐसे प्रतिरूप के निर्माण में जिससे पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की मांग बढ़ी, उसके विषय में बहुत चिंता प्रकट की जा रही है। और विकास के इस प्रतिरूप की इसलिए भी आलोचना हुई क्योंकि यह मान्यता है कि विकास से सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे और तथा बड़े बाद लोगों को उनके घरों और जीवन यापन के स्रोतों के अलग कर देते हैं और उद्योग कृषकों को उनके घरों और आजीविका से अलग कर देते हैं। औद्योगिक के प्रदूषण के प्रभाव की एक और भी कहानी है और यहाँ हम पारिस्थितिकी आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानने के लिए उसका केवल एक उदाहरण भी ले सकते हैं। रामचंद्र गुहा की पुस्तक जो है अनक्वाइट वुड्स है, उसके अनुसार गांववासी अपने गांवों के निकट के ओक तथा रोहोडेड्रॉन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आ गए और उसके बाद सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़े और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी और गांव वासियों के जीवन निर्वाह का प्रश्न दांव पर था। सभी लोग ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर थे और इस संघर्ष ने गरीब गांववासियों को आजीविका की आवश्यकताओं को बेचकर राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया। अब जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था मुनाफे की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी और सामाजिक असमानता के इस मुद्दे, जिसमें गांववासी के समक्ष वाणिज्यिक तथा पूंजीवादी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार थी, उसके साथ चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकी सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया और प्राकृतिक जंगलों का काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। गांववासियों के लिए ये लाल तथा हरे मुद्दे अंतः संबंध थे, जबकि उनकी उत्तरजीविका जंगलों के जीवन पर निर्भर थी। वे ये जंगलों का सबको लाभ देने वाली पारिस्थितिकीय संपदा के रूप में भी आदर करते थे और उनके साथ ही चिपको आंदोलन ने सुदूर मैदानी क्षेत्रों में स्थिर सरकार के मुख्यालय, जो कि उनकी चिंताओं के प्रति उदासीन तथा विरोध प्रतीत होता था, उसके विरुद्ध परिवर्तीय गांववासियों के रोष को भी प्रदर्शित किया गया और इस प्रकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंता चिपको आंदोलन का आधार थी और वातावरण की बेहतरी के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है। यह सामान्यतः से साफ सुथरा पर्यावरण, साफ पानी एवं आसपास की स्वच्छता पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण भी है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी भारत सरकार ने हाल ही में एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना यानी नमामि गंगे योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान को भी प्रारंभ किया और ये ऐसे प्रयास है जो भारत की परिस्थितिकी में सुधार करने और संतुलनकारी संरचना को स्थापित करने का प्रयास करती है। उसके बाद चिपको आंदोलन के विस्तार से देखें तो हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकी आंदोलन का एक उदाहरण चिपको आंदोलन है, जो मिश्रित हितों तथा विचारधाराओं का एक अच्छा उदाहरण है। सन 1970 की अनपेक्षित भारी वर्षा से अत्यंत विनाशकारी बाढ़ आ गई, जो हमारी स्मृति में अभी तक नहीं आई थी और उसके बाद अलकनंदा घाटी में पानी ने 100 वर्ग किलोमीटर भूमि को डुबा डाला और धातु के 6 पुलों और 10 किलोमीटर मोटर सड़क, उसके बाद 24 बसों तथा बहुत से अन्य वाहनों को भी बहा दिया था। 366 घर गिर गए थे, 500 एकड़ धान की खरी फसल भी नष्ट हो गई थी और मानव तथा पशु जीवन की बहुत सी क्षति भी हुई थी। सन 1970 के बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और गांववासी, जिन्होंने विनाश की मार सही, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूस्खलन तथा बाढ़ के बीच अब तक के दुर्बल संबंध को देखने लगे थे और यहाँ देखा गया कि वे
ये गांव भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए, जो सीधे उन जंगलों के नीचे स्थित है जहां पेड़ों की कटाई की गई थी। और गांव वासियों का मामला चमोली जिले में अवस्थित एक सहकारी संगठन दसौली ग्राम राजस्व संघ में उठाया गया। और इन प्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी और दिए जाने वाले भूखंडों में से एक रैनी जंगल था। और उस ठेकेदार के आदमियों ने जो जोशी मठ से रैनी जा रहे थे, रैनी से पहले ही बस रुकवाई गई। उसके बाद गांव के बाहर से ही वे जंगल की तरफ जा रहे थे। एक छोटी लड़की जिसने मजदूरों को उनके उपकरणों के साथ देखा और भाग कर गाँव की महिलाओं और महिला मंडल की प्रमुख गौरी देवी के पास गई थी। और गौरी देवी ने प्रमुख गृहिणियों को इकट्ठा किया और जंगल जाकर पहुंची। और जब उन्होंने मजदूरों से कटाई कार्य प्रारंभ न करने की याचिका की तो प्रारंभ में उन्हें गालियां और धमकियां भी दी गई। तब जब महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया तो पुरुषों को अंततः चले जाना पड़ा। और एक और वक्त है कि हमारे सामयिक या वर्तमान सूचना युग में विश्व भर में सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन और धार्मिक तथा मानवतावादी समूहों, मानवतावादी समितियां, उपभोक्ता संरक्षण अधिवक्ता और पर्यावरण आंदोलनकारियों तथा जनहित में अभियान करने वाले अन्य लोग जो विशाल क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संजाल से एकजुट होने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध हुए विशाल विरोध का संगठन और अनुपाक्षीय रूप में इंटरनेट आधारित संजाल द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद देखिए वर्ग आधारित आंदोलन में किसान आंदोलन के बारे में। तो किसान आंदोलन या कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हुआ और यह आंदोलन 1858 और 1914 के बीच स्थानीय विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्ति हुआ। उसके बाद 1859 से 62 का विरोध जो कि नील की खेती के विरोध था और 1857 का दक्कन विरोध जो कि साहूकारों के विरोध हुआ था। इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आने वाले समय में भी विद्यमान थे। और जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गए और उदाहरण के लिए बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में सूरत जिले में हुआ था और एक लगान विरोधी अभियान था और यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। यह भूमि का कर न देने का अभियान था। और 1917 से 18 में चंपारण सत्याग्रह हुआ जो नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। उसके बाद 1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन की नीतियों के विरुद्ध हुआ था और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक की भी उठ खड़े हुए थे। और हमारे अध्याय में हमने एक संरचनात्मक परिवर्तन को भी देखा था। और 1920 से 1940 के मध्य किसान संगठन की भड़क उठे और पहला संगठन था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो 1929 में बनी थी। और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। किसान सभा के द्वारा संगठित हुए और इसकी मांग थी कि किसानों, कामगारों और अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। और स्वतंत्रता के समय हमें दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिले थे। पहला था तिभागा आंदोलन जो 1946 से 47 में हुआ था और दूसरा था तेलंगाना आंदोलन जो 1946 से 51 में हुआ था। उसके बाद पहला संघर्ष बंगाल और उत्तरी बिहार की पट्टेदारी का था और यानी साझा खेती के आंदोलन था और जिसमें उसके पैदावार को 2/3 हिस्सा देना था, न कि प्रथागत आधार पर। और इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी पीसीआई का समर्थन प्राप्त था। और दूसरा प्रिंसली राज्य हैदराबाद की सामंती दशाओं का भी विरोध था जिसे पीसीआई ने उठाया था। और नए किसान का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर संगठित दल रहित थे और इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े हुए थे, यानी किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों के रूप में ही बाजार से जुड़े होते हैं। और आंदोलन की मौलिक विचारधारा मजबूत राज्य विरोधी और नगर विरोधी थी और मांगों के केंद्र में मूल्य और संबंधित मुद्दे थे, यानी उदाहरण के लिए कीमत वसूली, लाभप्रद कीमतें
और कृषि निवेश की कीमतें और उसके बाद टैक्स और उधार की वापसी में था और उपद्रव के नए तरीके अपनाए गए। सड़कों एवं रेल मार्गों को बंद कर दिया गया। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए गांव में प्रवेश की मनाही और इसी तरह से अन्य कार्य भी किए गए। तर्क यह दिया गया कि किसान आंदोलन के वातावरण एवं महिला मुद्दे सहित उनकी कार्यसूची एवं विचारधारा में विस्तार हुआ और अतः उन्हें नए सामाजिक संगठनों के एक भाग के रूप में विश्व स्तर पर भी देखा जाए। बॉक्स में क्या है कि सिलीगुड़ी उपमंडल के किसान की सभा का एक बार सफलता सिद्ध हुआ और किसान अपने पहले के हिंसात्मक संघर्ष से जोशीले होकर एक बल पाकर आगे की ओर आशान्वित हुए और जोड़ीदारों के खेतों में धूप और वर्षों की दमनकारी दिनचर्या में मुरझाए सामरिकों के निस्तेज चेहरे पर उम्मीद था और वास्तविकता की समझ से भी चमक आ गई। उसके कानून संथाल्य के बाद के दावों के अनुसार मार्च से अप्रैल 1967 तक सभी गांव वाले संगठित हो गए थे। 15,000 से 20,000 तक के किसान पूर्वकालिक आंदोलनकारियों के रूप में नामांकित हुए और प्रत्येक गांव में किसान समितियां बनी और वे सशस्त्र गार्ड से रूपांतरित हो गए थे और उन्हें जल्द ही जमीनों की किसान समितियों के नाम से अधिग्रहित किया गया। जमीन के उन सभी बही खातों को जला दिया गया जिनकी वजह से उन्हें उनके हक में वंचित रखा जाता था और उसके बाद बंधक यानी कुछ सामान रेहन रख कर दिया जाने वाला उसके बंधक करके लिए गए सारे कर्जों को भी निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद दमनकारी भूस्वामियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा की गई थी। भूस्वामियों ने बंदूकें छीनने के लिए सशस्त्र टोपियों का गठन किया। अपने आप को परंपरागत हथियारों से तीरों, धनुषों और सावा इत्यादि से सुसज्जित किया गया था इन किसान आंदोलन में। उसके बाद गांवों की देखभाल के लिए समानांतर प्रशासन का भी गठन किया गया था। एक और है जैसे बॉक्स में गुरिल्ला आंदोलन जो कि 24 नवंबर 1968 को गोरापादू के निकट के मैदान क्षेत्रों में गरुड़ भद्रा जो कि एक अमीर भूस्वामी के जमीन पर फसल को जबरन कटवाने पर शुरू हुआ था और अधिक सार्थक कार्यवाही वह थी जो अगले दिन पहाड़ी क्षेत्र में हुए थे जब पर्वतीपुरम एजेंसी क्षेत्र के पैढ़ा गोमिती गांव में बहुत से गांव लगभग 250 गिरिजनों ने तीर, धनुष और भालों से भूस्वामी और साहूकारों के घर पर धावा बोला था और उसी के जमा किए हुए धान्य, चावल, अन्य खाद्य उत्पादों को और 20,000 से मूल्य की संपत्ति को भी कब्जा में ले लिया था। उसे प्रलेखों में भी अधिग्रहित कर लिया गया था। उसके बाद देखें कामगारों का आंदोलन। देखें किसानों के बाद अब कामगारों का आंदोलन आता है। तो कामगारों का आंदोलन में देखें तो भारत में कारखानों का उत्पादन 1860 के प्रारंभिक भाग में शुरू हुआ था और आपको औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण वाले अध्याय में चर्चा याद होगी कि औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक सामान्य तरीका था जिसके अनुसार कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था और उसके बाद सामान का निर्माण यूनाइटेड किंगडम में होता था जो उसे उपनिवेश में बेचा जाता था और इसलिए इस कारखानों को बंदरगाह वाले शहरों कलकत्ता और मुंबई में स्थापित किया गया था। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास यानी चेन्नई में और उसे वहां स्थापित कर दिया गया। उसके बाद आश्रम में चाय बागानों को लगाने का काम 1939 के आसपास हुआ था। उपनिवेशिक काल की प्रारंभिक अवस्थाओं में मजदूरी बहुत सस्ती थी क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने उनके वेतन और कार्य दशाओं के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। और आपको याद होगा कि औपनिवेशिक सरकार ने किस तरह से वृक्षारोपण के लिए मजदूरों को उपलब्धता सुनिश्चित की थी, अध्याय 1 में देखा था। उसके बाद हालांकि मजदूर संघ बाद में बने लेकिन कामगारों ने विरोध पहले से भी कर दिया था। उस वक्त उनकी कार्यवाही संपोषित के स्थान पर स्व स्फूर्ति ज्यादा थी और कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में मजदूरों को भी शामिल कर लिया था। युद्ध से देश में उद्योग का विस्तार हुआ और लेकिन इससे लोगों को परेशानी भी बहुत हुई और वहां खाने की कमी हो गई और कीमतें बहुत तेज बढ़ गई और वहां मुंबई की कपड़ा मिलों में हड़तालों की एक लहर चली। सितंबर से अक्टूबर 1917 में करीब 30 प्रामाणिक हड़तालें हुई और कलकत्ता के पटसन कामगारों ने काम रोका। उसके बाद मद्रास की बकिंघम और कर्नाटक की मील के कामगारों ने वेतन वृद्धि के लिए काम रोक दिया था। उसके बाद अहमदाबाद की कपड़ा मिल के कामगारों ने 50% वेतन वृद्धि बढ़ाने की मांग की और उसके मांग को लेकर काम बंद कर दिया था।
सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में बीपी वाडिया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, और उसी वर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी TLA की स्थापना की। सन 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AIETC एक्ट की भी स्थापना हुई थी, और एक एक्ट वृद्धि उसके बाद एक वृद्धि आधारों और विभिन्न विचारधाराओं का वाला संगठन था। उसके बाद साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाले समूह में थे, जिनकी अगुवाई जो कर रहे थे SA डाने और MN राय ने की थी। उसके बाद नरम दल की अगुवाई M जोशी और BB गिरी ने की थी, तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी शामिल थे। ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिनों के दौरान साम्यवादियों ने एक्ट पर काफी नियंत्रण कर लिया था, और मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ यानी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया, जिससे राजनीतिक दलों की दर्ज पर अधिक विभाजनों का रास्ता खुला था, और राष्ट्रीय स्तर पर कामगार वर्ग के आंदोलन ने राजनीतिक दलों की तरह विघटन के अतिरिक्त 1960 के दशक के अंत में क्षेत्रीय दलों ने भी अपने स्वयं के संघों का गठन प्रारंभ किया। 1966 से 67 में अर्थव्यवस्था में भारी मंदी और जिससे उत्पादन में तथा परिणाम स्वरूप रोजगार में भी कमी आई, और सभी ओर असंतोष था, और 1974 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई, और राज्य तथा मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्रता से हो गई थी। उसके बाद जाति आधारित आंदोलन में देखें तो सबसे पहले दलित आंदोलन के बारे में देखें। दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं, और मात्र आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव के संदर्भ में इनकी व्याख्या और इनके संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती, और हालांकि ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। यह आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने का संघर्ष है, और यह अस्पृश्यता तथा उपलक्षित कलंक को समाप्त करने का संघर्ष है, और इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है। दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर मराठी, हिंदी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़न लोगों के अर्थ में किया जाता है। इसका नए संदर्भ में प्रथम प्रयोग मराठी में 1970 के दशक में प्रारंभ में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने नौबद्ध आंदोलनकारी के संदर्भ में किया था। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर दबाकर तोड़ा और धराशायी कर दिया गया था, और इस शब्द से ही प्रदूषण, कर्म तथा न्योचित जाति स्तर की स्वाभाविक स्वीकृति है, और देश के पहले अथवा अभी कोई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ। विभिन्न आंदोलनों ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न विचारधाराओं के आसपास उभारा है। हालांकि सभी एक दलित पहचान की बात कहते हैं, फिर भी उसका अर्थ सभी के लिए एक समान अथवा निश्चित नहीं होता। दलित आंदोलन की प्रवृत्ति तथा पहचान के अर्थ में विभिन्नता के बावजूद उनमें समानता, आत्मसम्मान और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज हो रही है, और इसे पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में चमारों के सतनामी आंदोलन में, पंजाब के और आदि धर्म आंदोलन में, और महाराष्ट्र के महार आंदोलन में, और आगरा के जटाओं की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता के तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में भी देखा गया था। उसके बाद समसामयिक के काल में दलित आंदोलन ने जनमंडल में निर्विवाद रूप से स्थान प्राप्त कर लिया, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसके साथ प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य भी आया। दलित लेखक अपने स्वयं के अनुभव तथा दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता तथा भावों का प्रयोग करने के लिए भी हठी होते हैं, और बहुत से लोग मानते हैं कि मुख्य धारा वाले समाज की उच्च सामाजिक कल्पनाशीलता सत्य को प्रकट करने के बजाय छुपाती है। दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है, जबकि कुछ लोग सम्मान तथा पहचान के लिए संस्कृति संघर्ष पर बल देते हैं। अन्य समाज की संरचनात्मक विशेषताओं के साथ ही
आर्थिक आयामों को भी इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद जैसे बॉक्स में दिया गया है कि समाजशास्त्रियों द्वारा दलित आंदोलन को वर्गीकृत करने का प्रयासों से यह मान्यता पैदा हुई है कि वे सभी प्रकारों अथवा सुधारवादी, मुक्तिपद यानी प्रतिदानात्मक तथा क्रांतिकारी है। और जाति विरोधी आंदोलन जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले की प्रेरणा स्वरूप गैर ब्राह्मण आंदोलन यानी जो ब्राह्मणोत्तर समाज का विरोध आंदोलन के रूप में महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में आगे बढ़ाया गया था, और फिर डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में विकसित हुए, जिसमें सभी प्रकारों की विशेषताएं थी। हालांकि अपनी सर्वोत्तम दशा में यह समाज के संदर्भ में क्रांतिकारी तथा व्यक्तियों के संदर्भ में मुक्तिप्रद था और आंशिक संदर्भ में अंबेडकर उत्तर दलित आंदोलन में क्रांतिकारी परिपाटी रही। और इसने जीवन के वैकल्पिक तरीके दिए जो कुछ बिंदुओं पर सीमित तथा कुछ बिंदुओं पर मौलिक तथा सर्वसम्मिलित थे, जिससे व्यवहार में परिवर्तन जैसे कि गौमांस भक्षण का त्याग इससे लेकर धर्म परिवर्तन तक सभी कुछ शामिल था। और यह संपूर्ण समाज में परिवर्तन पर केंद्रित था। जाति उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के मौलिक क्रांतिकारी लक्ष्य से लेकर अनुसूचित जाति के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करवाने के सीमित लक्ष्यों तक था। और लेकिन कुछ मिलाकर यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन रहा है और इसने जाति के आधार पर गतिशीलता प्रदान की, परंतु जाति को नष्ट करने के लिए केवल आधे मन से प्रयास किए गए और इसने प्रयास करके कुछ वास्तविक किंतु सीमित सामाजिक बदलाव प्राप्त किए, विशेषतः दलितों में शिक्षित वर्गों के लिए। परंतु यह अब तक की संतोषप्रद रूप में भी विश्व में सर्वाधिक गरीब आम जनता के गरीबी उन्मूलन के लिए समाज को परिवर्तित करने में असफल रहा। उसके बाद पिछले वर्गों एवं जातियों के आंदोलन के बारे में देखें तो पिछड़े जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा उपनिवेशियोत्तर दोनों संदर्भ में हुआ। और उसके बाद औपनिवेशिक के राज्य प्राय अपने संरक्षितता का विवरण जाति के आधार पर करते हैं और इसलिए लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों में रहना अर्थपूर्ण होता है। और इससे समाज में इस समान रूप से अवस्थिति जाति समूह पर स्वयं को संगठित करना, जिससे समानांतर विस्तार कहा जाता है, उस पर प्रभाव पड़ा। और इस प्रकार जाति अपनी कर्मकांडी विषय वस्तु छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पक्ष निरपेक्ष बन गई। और पिछले वर्गों की संज्ञा का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी के अंत से किया जा रहा है और इसका अधिक विस्तृत प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 में और मैसूर के राजशाही राज्य में 1918 से और मुंबई प्रेसिडेंस में 1825 से किया जा रहा है। 1920 के दशक से देश के विभिन्न भागों में जाति के मुद्दों को आसपास एकजुट होकर बहुत से संगठन उठ खड़े हुए थे और इनमें संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग यानी हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग और उसके बाद ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग सब शामिल है। और 1954 में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन कार्यक्रम चलाए गए। बॉक्स में जैसे कि मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों आदि पर सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जीबी पंत ने अपने भाषण में निम्नलिखित विचार प्रकट किए थे और उन्होंने कहा था कि हमें दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की विशेष देखभाल करनी होगी और उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। जंजीर की शक्ति का आकलन उसकी सर्वाधिक कमजोर कड़ी द्वारा किया जाता है और इसलिए जब तक सबसे कमजोर कड़ी को सशक्त नहीं किया जाता हमें एक स्वस्थ राजनीति नहीं प्राप्त होगी। और 2019 में भारत सरकार ने उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की शुरुआत की और यह उपयुक्त उदाहरण में भी कैसे भिन्न है इस पर जैसे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जनजाति आंदोलन के बारे में देखें। देश भर में फैले विभिन्न जनजातीय समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और जनजातीय आंदोलन में से कई अधिकांश रूप में मध्य भारत की तथा कथित जनजातीय बेल्ट में स्थित रहे और जैसे छोटा नागपुर और संथाल परगना में स्थित संथाल लोग हो गए। उसके बाद आते हैं हो जनजाति और ओराव और मुंडा जनजाति हो गए। और नए गठित हुए झारखंड प्रदेश का
मुख्य भाग इन्हीं से बना हुआ है और हमारे लिए विभिन्न आंदोलनों के बारे में विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है, क्योंकि हम उदाहरण के रूप में झारखंड की चर्चा करेंगे। यहाँ जनजातीय आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। हम पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय आंदोलन की विशिष्टताओं के बारे में भी संक्षिप्त से चर्चा करेंगे, परंतु इनकी भी विस्तृत विवेचना करना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक ही क्षेत्र में जनजातीय आंदोलन के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हो सकते हैं। झारखंड के बारे में देखें, सन 2000 में दक्षिण बिहार से कट कर बनाया गया राज्य जो झारखंड था, भारत के नवनिर्मित राज्यों में से एक है और इस राज्य की स्थापना पीछे का इतिहास से 1 सदी के अधिक का प्रतिरोध है। और झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था और अपनी मृत्यु के बाद बिरसा इस आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। उसके बाद के बारे में कहानियां और गीत पूरे झारखंड में गाए जाते हैं और बिरसा के संघर्ष के स्मृति लेखों द्वारा भी जीवित रखी गई है। दक्षिणी बिहार में काम कर रहे ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में साक्षरता के प्रसार के लिए उत्तरदायी थे। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास तथा मिथकों के बारे में शोध और लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने जनजातीय प्रथाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की और इससे झारखंडियों को संगठित संजातीय चेतना तथा साझी पहचान बनाने में सहायता भी मिली। साक्षर आदिवासी सरकारी नौकरियों पाने की स्थिति में भी थे और जिससे समय के साथ एक मध्यवर्गीय आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक राज्य की मांग को प्रारूप दिया तथा भारत एवं विदेशियों में भी इसका प्रचार हुआ। और दक्षिण बिहार के अंतर्गत आदिवासी दिकुओं की जो प्रवासी व्यापारी तथा महाजन थे और उस क्षेत्र में आकर बस गए थे तथा जिन्होंने वहां के मूल निवासियों की संपदा अधिकार कर लिया था। मूल आदिवासी उनसे घृणा करते थे और इन खनिज संपदा क्षेत्रों में खदान तथा औद्योगिक परियोजना से मिलने वाले अधिकांश लाभ दिक्कुओं को मिले थे और यहाँ तक कि आदिवासी भूमि अलग कर दिए गए थे और आदिवासियों ने अलग थलग किए जाने का अनुभव तथा अन्याय के बोध को झारखंड की साझी पहचान बनाने तथा सामूहिक कार्रवाई की प्रेरणा के लिए गतिशील किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पृथक राज्य का निर्माण हुआ। और वे मुद्दे जिनके विरुद्ध झारखंड में आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदर्शन किए थे, जैसे वो मुद्दे थे कि सिंचाई परियोजना तथा गोलीबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण और रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्रवाई बंद कर दिए और कैप आदि थे। और उसके बाद रीढ़ों किराए तथा सहकारी कर्जों का संग्रह जिसका प्रतिपादन किया गया। उसके बाद वन उत्पादन का राष्ट्रीयकरण जिसका उन्होंने बहिष्कार किया था। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने इन क्षेत्र के सभी प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में अशांति की प्रवृत्ति पैदा हुई और अपनी पृथक पहचान तथा पारंपरिक स्वायत्तता के प्रति सचेत ये जातियां असम के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित किए जाने के बारे में अनिश्चित थी, जैसे कि नागबारी में 2003 की रिपोर्ट से है। जैसे कि इस प्रकार इस क्षेत्र में संजातीय का उदय जनजाति के एक सशक्त अज्ञात प्रणाली के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप विकास हुई और नवीन परिस्थिति का सम्मान करने का प्रत्युत्तर था। और भारतीय मुख्य धारा से लंबे समय तक पृथक रहने के बाद ये जनजाति अपना स्वयं का विश्व दर्शन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बहुत कम बाहरी प्रभाव से बचा रखा था। और जबकि पहले की अवस्था में अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के दायरे के ही स्वायत्तता की खोज द्वारा प्रस्थापित किए गए थे। एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आंदोलन को जोड़ता है वह है जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन। अब इस अर्थ में पारिस्थितिकीय मुद्दे जनजातीय आंदोलनों के केंद्र में है और लेकिन इसी प्रकार पहचान की प्राकृतिक असमानता और विकास जैसे आर्थिक मुद्दे भी हैं। और यह हमें पुनः भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलन की अस्पष्टता के प्रश्न की ओर वापस ले जाती है। और उसके बाद महिलाओं का
आंदोलन देखें तो 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन के बारे में देखें तो आप 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलन से भली भांति ही परिचित है, जिससे महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए गए थे। और इस पुस्तक के अध्याय में हमने देखा था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई और उसके बाद विमेंस इंडिया एसोसिएशन यानी भारतीय महिला एसोसिएशन WIA 1971 में हुआ था। उसके बाद ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस यानी AIWC 1926 में हुआ था। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया यानी भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल। और ये संगठन ये ऐसे संगठनों के नाम हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान कर बता सकते हैं, जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्य क्षेत्र से हुई है और इनका कार्य क्षेत्र समय के अनुसार विस्तृत भी हुआ है। उदाहरण के लिए भारत में AIWC का विचार था कि महिला कल्याण तथा राजनीतिक आपस से संबंध है और कुछ वर्ष बाद इसके अध्यक्षीय भाषण में कहा गया कि क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं यदि भारत गुलाम रहे तो। और हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो कि सभी महान सुधारों का आधार है कि उसके बारे में चुप कैसे रह सकते हैं, ये चौधरी ने कहा था। उसके बाद यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था, इसका विरोध भी किया जा सकता था। और चलो हम उन विशेषताओं का भी स्मरण करें जो सामाजिक आंदोलनों को चिन्हित करती है और इनमें संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी समझ तथा जन मुद्दों पर परिवर्तित लाने का लक्ष्य था। और उसके बाद सम्मिलित रूप से ये एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुआ जहां महिलाओं के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तो कृषि संघर्ष तथा क्रांति के बारे में देखें, प्राय यह माना जाता है कि केवल मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलनों में भागीदारिता करती थी और संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को याद करना है। औपनिवेशिक काल में जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया था। और बंगाल में तिभागा आंदोलन, उसके बाद निजाम के पूर्व शासन का तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष था और तथा महाराष्ट्र में बरेली जनजाति के बंधुआ दासत्व के विरुद्ध क्रांति, ये कुछ उदाहरण है जिनमें महिलाओं ने भाग लिया था। और 1947 के बाद में देखें, एक मुद्दा जो प्रायः उठाया जाता है कि 1947 से पहले महिला आंदोलन एक सक्रिय आंदोलन था, तो बाद में उसका क्या हुआ। इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी महिलाएं प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हो गई और दूसरे लोग विभाजन के आघात को इस ठहराव का उत्तरदायित्व मानते हैं। और उसके बाद 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ और कुछ लोग इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि बहुत सी चिंताएं उसी प्रकार बनी रही। फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधारा दोनों में परिवर्तन हुआ और स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलन में वृद्धि भी हुई। संगठनात्मक परिवर्तन के अलावा कुछ नए मुद्दे भी थे जिन पर ध्यान दिया गया। और उदाहरण के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए और आपने देखा भी होगा कि स्कूल के प्रार्थना पत्र में पिता तथा माता दोनों के नाम होते हैं। यह सदैव सत्य नहीं था और इसी प्रकार महिलाओं के आंदोलन के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए। भूस्वामित्व और रोजगार के मुद्दों को लड़ाने और यौन उत्पीड़न तथा दहेज के विरुद्ध अधिकारों के मांग के साथ भी लड़ी गई। और इस बात की मान्यता भी बढ़ गई कि स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग समान पहचान द्वारा बाध्य है। और उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को लगता है कि वे उन्हें ताकतवर तथा सफल होना चाहिए और स्वयं को भावनात्मक रूप में प्रकट करना पुरुष उचित नहीं है। और यह विचार आता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को स्वतंत्र होने का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। निसंदेह यह इस विचार पर निर्भर है कि सच्ची स्वतंत्रता का अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाना तथा विकास तभी संभव होगा जब कोई अन्याय न हो। और जेंडर दृष्टि में समानतावादी समाज मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि वे बहुउद्देशीय भूमिकाओं का सफलता से निर्वाह कर सके और एवं यौनिक अनुपात का संतुलन, ये ऐसे दो कारण हैं। और हाल ही में भारत सरकार की नीति है बेटी बचाओ और
बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए जो लैंगिक दृष्टि से समानतावादी समाज को मूर्त रूप से सहायता होगा। उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर देखें, अब जब हम पुस्तक के अंत तक पहुँचे हैं, कदापि यह प्रासंगिक होगा कि हम पुनः वापस जाएं और हमें वहाँ क्लास 11 वाला समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक पर प्रारंभ से फिर विचार करें। हमें व्यक्ति तथा समाज के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों को भी चर्चा से शुरुआत की जानी चाहिए और सामाजिक आंदोलन कदाचित इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाते हैं और ये उत्पन्न होते हैं कि क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूह अपनी दशा को परिवर्तित करना चाहते हैं और ये संगठित होते हैं कि तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की भी चेष्टा करते हैं।